वेलकम टू ऑल प्यारे स्टूडेंट। मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते आज के इस क्लास में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में लोग बात करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिस टॉपिक का नाम है एसएससी एमटीएस हवलदार 2023 जीके के बारे में बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर फ्रेंड्स आपसे के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ उसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी लिया गया आप सभी के लिए। थ्योरी के साथ साथ फ्रेंड्स एमसीक्यू क्वेश्चन भी आप सभी को मिलेगा, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। फ्रेंड्स, क्वेश्चन के साथ साथ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी आप सभी के लिए लिया गया है, जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन के साथ साथ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लिया गया है। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास को अटेंड करना ना भूलिएगा, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और स्टार्ट करते आज के इस क्लास को। मैं दोस्तों इतना गारंटी के साथ कर सकता हूँ, यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, कि इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और पूछे गए भी हैं। प्रीवियस ईयर्स भी क्वेश्चन इसमें लिया गया है। तो स्टार्ट करते आज की इस क्लास को। और आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, करेक्ट कि मनुष्य ने अस्थायी निवास की प्रवृत्ति किस पाषाण काल में प्राप्त की थी। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के फ्रेंड्स आप सभी के ये संबंधित है आदि ऐतिहासिक काल से, लेकिन थोड़ा सा ये प्रश्न हट करके पूछा गया है कि मनुष्य ने अस्थायी निवास प्रवृत्ति किस पाषाण काल में प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर ए में है पूरा पाषाण काल, बी में है नव पाषाण काल, सी में है ताम्र पाषाण काल और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नव पाषाण काल में प्राप्त की थी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं फ्रेंड्स। अब इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, जो कि आप सभी की यहाँ से बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स देखिए, कितने स्टूडेंट होते हैं जिनको एमसीक्यू क्वेश्चन चाहिए, लेकिन फ्रेंड्स एमसीक्यू क्वेश्चन के साथ साथ अगर 10 क्वेश्चन और उस टॉपिक से बन जाता है तो क्या दिक्कत है। आप सभी को साथ साथ रिविजन भी हो जा रहा है, ठीक है ना। तो कई यूट्यूब चैनल पर इसीलिए आप सभी को एमसीक्यू दिया जाता है, ताकि आप सभी उस यूट्यूब चैनल पर जाएं। लेकिन यहाँ पर फ्रेंड्स आप सभी को पढ़ाया जाता है, न कि आप सभी को गुमराह किया जाता है। यहाँ पर फ्रेंड्स एक क्वेश्चन के साथ साथ 10 क्वेश्चन फ्री में दिया जाता है, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स। ये रियलिटी है फ्रेंड्स, जो मैं बात को बोल रहा हूँ ये सच्चाई है। ये सच्चाई है कि आप सभी को यूट्यूब पर मतलब कि पढ़ाया नहीं जा रहा है। एमसीक्यू क्वेश्चन करके आप क्या कर सकते हैं यार, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो अंदर से पूछे या कहाँ से पूछे कोई नहीं जानता है। तो उस टॉपिक को जब तक हम लोगों ने कवर नहीं कर सकते अच्छे तरीके से, तो उस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं क्लियर कर सकते हैं, समझ गए ना। तो इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। अगर इस बात पर बात करने लगे इस टॉपिक पर तो बहुत बात लंबा चला जाएगा। कह रहे कि मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य ने फ्रेंड जो था वो सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। इससे बनने वाला औजार कुल्हाड़ी था। इससे बनने वाला जो औजार की बात करें फ्रेंड्स, ये कुल्हाड़ी था। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। और कृषि का बात करें फ्रेंड्स, जो कृषि का जो आविष्कार हुआ था वो नव पाषाण काल में हुआ। इस सबसे प्राचीन फसल की बात करें तो गेहूँ एवं जौ है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे नहीं गए हैं कि जो प्राचीन फसल की बात करें तो सबसे ज़्यादा कौन है, तो गेहूं और जौ है। मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम संयुक्त अनाज जो था वो चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण की बात करें तो मेहरगढ़ में प्राप्त होता है, यानी कि मेहरगढ़ में फ्रेंड्स कृषि का साक्ष्य मिला था, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और प्रश्न नंबर सेकेंड की ओर बात करते और प्रश्न नंबर दूसरा की बात करते। मैं कई बार अपने एग्जाम में बताया कि ये जो संविधान से रिलेटेड, जो अनुच्छेद से रिलेटेड जो क्वेश्चन हो जाते हैं, कितना इंपॉर्टेंट है। अभी जो एसएससी एमटीएस के 20 जून का जो एग्जाम हो रहा था, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की बात करें, जो शिफ्ट तीनों हो रहा था, उसमें पूछा गया था अभी क्वेश्चन जो था। मैं अभी जो यहाँ पर जो ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स में जो मैंने क्वेश्चन लिया है ना, इसी में से एक प्रश्न पूछा था एसएससी एमटीएस 20 जून में। अभी मैं आपसे क्लियर करवाऊंगा कि कौन सा प्रश्न पूछा था, तब आपसे पता लगेगा कि हाँ कितना इंपॉर्टेंट ये क्लास हो जाता है आप सभी के लिए, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2 कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ऑप्शन ए में है अनुच्छेद 14 से 18, बी में अनुच्छेद 19 से 22, सी में अनुच्छेद 23 से 24 और डी में अनुच्छेद 25 से 28। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अनुच्छेद 25 से 28। मैं अनुच्छेद की बात करूं फ्रेंड्स तो ये बहुत ही सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं।
1 से 2 नंबर एकदम कंफर्म होते हैं यहाँ से कि आएंगे ही आएंगे, किसी भी मैं एग्जाम की बात करूँ, ठीक है ना। अब देखिए इसके इंपोर्टेंट पॉइंट्स को कवर कर लेते हैं। करें कि अनुच्छेद 51 में क्या बताया गया है, तो इसमें मूल कर्तव्य के बारे में चर्चा किया गया है। एग्जाम में पूछा जाएगा कि मूल कर्तव्यों का चर्चा संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, तो आप सबको वहाँ पर बताना होगा कि अनुच्छेद नंबर 51 में इसका चर्चा किया गया है। और नहीं आएगा तो मुंह बना के हम लोग आ जाएंगे, क्या करेंगे, कपार हुए धर कर आ जाएंगे। हाँ, कह रहे हैं कि अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 12 और 35 में किसके बारे में चर्चा है, तो मौलिक अधिकार के बारे में चर्चा किया गया है, मौलिक अधिकार के बारे में। अब कह रहे हैं कि अनुच्छेद 239 से 242 में क्या है, तो संघ राज्य क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। अगला अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया गया है, जो कि बहुत बढ़िया है कि संवैधानिक उपचार होना चाहिए, उसके बारे में बात किया गया अनुच्छेद नंबर 32 में। अगला अनुच्छेद 25 और 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अभी हमने MCQ क्वेश्चन में लगाया वही क्वेश्चन है। अब मैं बताने जा रहा हूं आप सभी को कि जो SSC MTS के 20 जून 2023 में जो प्रश्न पूछा था इसी अनुच्छेद से रिलेटेड, वो कौन सा प्रश्न है, इंतजार कीजिएगा थोड़ा सा, बस 1-2 सेकेंड। करेगा अनुच्छेद 23 में शोषण के विरोध अधिकार, ये कई बार एग्जाम में नहीं पूछा गया है कि शोषण से विरोध अधिकार की बात करें तो कौन से अनुच्छेद में किया गया है। हाँ, ये जो शोषण के विरोध वाला अधिकार है, ये कितने बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। हाँ, अगला प्रश्न है कि अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका का न्यायपालिका का पृथक्करण, ये कई बार रिपीट हुआ यार फ्रेंड, मैं सही बता रहा हूँ कि जो कार्यपालिका के न्यायपालिका के जो पृथक्करण है, जो अनुच्छेद नंबर 50 में बताया गया है, वो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। और जो कह रहा है कि शोषण के विरोध का अधिकार बात करें, जो अनुच्छेद 23 में किया गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बार बार चिल्ला रहा हूँ फ्रेंड्स कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जितना कि आप MCQ क्वेश्चन के लिए भागते फिरते हैं, ठीक है ना। और ये कहीं भी नहीं मिल पाता है आप सभी को, जो मैं अभी दे रहा हूं। अनुच्छेद 40 में कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन, बहुत बढ़िया बात है कि संविधान अनुच्छेद जो 40 में बताया गया है वो ग्राम पंचायतों के संगठन के बारे में बताया गया है। अगला है अनुच्छेद 45, बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध, ये क्यों नहीं पूछेगा एग्जाम में, क्योंकि ये बालकों से रिलेटेड है। करे कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध होना चाहिए, जो अधिकारी बनेगा इसको सिखाएगा नहीं एग्जामिनर, तो ये जो अनुच्छेद 45 में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है, अब देखिए, अब आप सभी को मैं बताने जा रहा हूं कि आप सभी के जो 20 जून के जो SSC MTS के एग्जाम पूछा था, वो यही प्रश्न था अनुच्छेद 51 वाला, कि अनुच्छेद 51 में क्या कहा गया है। तो कह रहे कि अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि प्राप्त है। यही क्वेश्चन 20 जून के SSC MTS के एग्जाम में अभी आया था 2023 में। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन के बारे में अनुच्छेद 48 में बताया गया है, ठीक है ना। तो एक बार प्लीज़ छोटा सा 1-2 मिनट के टाइम निकाल कर आप सभी कमेंट जरूर कीजिएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगता है, जो एफर्ट मैं आप सभी को लगाता हूँ आप सभी के प्रति, जो जिस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन लाता हूँ फ्रेंड्स, आप सभी को ऐसा वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ठीक है ना। या आप सभी MCQ में खुश रहते हैं, या ऐसे जो मैं इसको 4 डालता हूँ इसमें आप सभी खुश रहते हैं, तो थोड़ा सा मैसेज जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स। आप सभी का मैसेज मेरे लिए वो मोटिवेशन हो जाता है, जो कि मैं इतना आप सभी के लिए वर्क कर पाता हूँ, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 3 है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो फ्रेंड्स कई बार मैंने देखा तो इसका आंसर कई बार दक्षिण अमेरिका बता रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं बात करूँ पूरा एनालाइज करके अगर मैं बताऊं तो दक्षिण अफ्रीका की बात करें, इसका जो क्षेत्रफल 11 पॉइंट कुछ है, 6 है क्या तो कि 5 है यार। और जो हमारा एशिया जो है उसका 26 पॉइंट कुछ है, 26.5 मान के चलिए ना, कितना ही अभी यहाँ पर मैंने इंपोर्टेंट पॉइंट में लिया है, सॉरी 29.5 है। जो एशिया महाद्वीप की अगर बात करें अपने क्षेत्रफल की फ्रेंड्स, तो 29.5 है। तो अब बताइए कौन बड़ा होगा। तो अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें सबसे बड़ा, तो एशिया हो जाता है। कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, एशिया हो जाएगा। अगर आप सभी एशिया, यूरोप, अफ्रीका सबके बारे में अगर MCQ इंपोर्टेड क्वेश्चन पाना चाहते हैं, तो इसी चैनल पर थ्योरी प्लस क्वेश्चन के साथ क्वेश्चन करवाया गया है, जाकर के एक बार प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा, वहाँ पर आपसे वीडियो मिल जाएगा, ठीक है ना। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम लोग इंपोर्टेंट पॉइंट्स की ओर।
जानते फ्रेंड्स, हमको रहा नहीं जाता यार। और जब हम MCQ क्वेश्चन लेते हैं ना, और जब अच्छा अच्छा प्रश्न देखते कि यार इससे इतना रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं सोचता हूँ कि मेरा दोस्त जो होंगे यार, जब एक क्वेश्चन मैंने करवाया, अगर उसके साथ मैंने 20 क्वेश्चन और उसमें ठेल दिया उसी टॉपिक से, तो कितना मज़ा होता है आपसे को नोट्स करने में, नोट्स से शॉर्ट्स बनाने में, या आपसे को पढ़ने में। यार सही बता रहा हूँ, मेरे को तो यही लगता है कि आपसे को बहुत मज़ा आता होगा। ठीक है ना, आपसे अपना सजेशन जरूर दीजिएगा कि आपसे को कैसा लगता है। अब एशिया महाद्वीप से रिलेटेड इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं। कहता है कि एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल 29.5 है, 29.5 है। एशिया में विश्व की 60% जनसंख्या निवास करती है, यानी कि एशिया सबसे बड़ा है तभी ना जी इसमें 60%, केवल 60% इसी में निवास करता है, एशिया में। कह रहा है कि अफ्रीका विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये भी कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स पूछा जा सकता है कि विश्व का दूसरा सबसे सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो वो अफ्रीका हो जाएगा ना। अगला है कि स्वेज नहर ऐसी नहर है जो अफ्रीका को एशिया से अलग करती है। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न यार अब मैं क्या बताऊँ आप सभी को, यकीन मानिएगा फ्रेंड्स, ये ऐसे ऐसे प्रश्न है ना यार एग्जाम में 100% आते यार। कह रहा है ना कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में स्थित है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप दक्षिण गोलार्ध में स्थित है। ठीक है ना। अब कह रहा है कि अगला कि ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है। देखो एक मैं आप सभी को एक बात बता दूं कि यूट्यूब पर आप सभी को पैड करने के लिए क्यों बोला जाता है, आप सभी को क्लास खरीदने के लिए क्यों बोला जाता है, और एक ऐसे होता है क्योंकि टीचर को पता है कि यूट्यूब पर अगर लड़कों को अगर MCQ क्वेश्चन दिया जाए तभी वो पढ़ेगा, अगर उसको एक्सप्लेनेशन करने लगे तो जल्दी नहीं पढ़ पाएगा। इसलिए आप सभी को पैसा पैड करवाया जाता है ताकि उसमें आप सभी को एक्सप्लेन करके बेहतरीन तरीके से आप सभी को पढ़ाया जाए। और मैं तो यार आप सभी को फ्री में दे रहा हूँ, और आप सभी से एक छोटा सा बस एक क्या बोलते हैं कमेंट मांगता हूँ कि आप सभी एक कमेंट कीजिए ताकि हमको मोटिवेट हो, और कुछ नहीं। अगला इंपोर्टेंट पॉइंट से कि उत्तर गोलार्ध में स्थित एशिया महाद्वीप है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध में बोले तो एशिया महाद्वीप उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा पठार तिब्बत का पठार है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। तिब्बत की पठार की बात करें फ्रेंड्स तो ये विश्व का सबसे बड़ा पठार हो जाता है जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है। आपसे इस बात को भी याद रखिएगा। अंध महाद्वीप किसे कहा जाता है, तो अफ्रीका को फ्रेंड्स अंध महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है। आप सभी से प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स कि अगर आप सभी हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए हुए हैं तब प्लीज़ करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसा हर एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन वाला वीडियो आप तक सबसे जल्द पहुंचे। फ्रेंड्स इतना ही आप सभी की रिक्वेस्ट है। और आगे क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 4, ऐसा वीडियो कभी मिलेगा कि अभी हम लोग 4 क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं और हमारा जो टाइम 13 मिनट होने वाला है। तो क्यों? क्योंकि हम लोग एक क्वेश्चन के साथ साथ 50 क्वेश्चन ले रहे हैं, यानी कि 4 क्वेश्चन किया तो मैंने 200 क्वेश्चन किया। ये नहीं कि बस हम लोग एक एक क्वेश्चन करते जा रहे हैं MCQ क्वेश्चन। क्या फायदा यार, कुछ नहीं फायदा है, रियली बता रहा हूँ, करके देख लेना आप सभी। कह रहे कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड्स वो किस राज्य में स्थित है, तो वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश इज राइट आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात करें फ्रेंड्स तो योगी आदित्यनाथ हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश से बहुत सारे आप सभी को ऑपरेशन चलाया गया है, जिसको अगर आप सभी देखना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, जाकर के आप सभी ऑपरेशन वाले वीडियो में जाकर देख सकते हैं। योजना निकला हुआ है जो कि उत्तर प्रदेश के सरकार ने निकाली हुई है, तो आप सभी उसको भी जाकर अटेंड जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। अभी जो SSC MTS के एग्जाम में पूछा था कि काजीरंगा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। काजीरंगा वहीं जो असम दिखाई दे रहा है ना, असम में जो स्थित है, ठीक है ना। अभी बात करूंगा मैं अभी इसके ऊपर कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर कि असम में स्थित राष्ट्रीय उद्यान। तो असम में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है, तो असम में 7 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। पहले ये इस बात को जान लीजिए कि असम में कितने हैं, 7 हैं। अब कौन कौन है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो पहला है काजीरंगा नेशनल पार्क, दूसरा है मानस नेशनल पार्क, और यही पूछा था SSC MTS के 20 जून के एग्जाम में। तीसरा है नमेरी नेशनल पार्क, चौथा है डिब्रू सोखेवा नेशनल पार्क, ये है 5वां राजीव गांधी ओरेंग नेशनल पार्क। अगला है देहिंग पटकाई नेशनल पार्क, फिर है रायमोना नेशनल पार्क, जो कि सारे जो नेशनल पार्क है फ्रेंड्स ये असम में स्थित हो जाते हैं। प्लीज़ फ्रेंड्स आप इस सारे क्वेश्चन को नोट डाउन करिएगा यार,
पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते, प्रश्न नंबर 5। हमें शौक नहीं लगा है कि अपने टाइम को बर्बाद करके और मैं इतना एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आप सभी के लिए दूं, लेकिन हमको पता है कि जो समझदार होगा वही इस चीज़ को समझ पाएगा, जो पढ़ने वाला होगा जिसको चाहिए वही इस वीडियो के मायने को समझ पाएगा, वैल्यूज को समझ पाएगा, नहीं तो भागने वाले तो भागते रह जाएंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि सिंधु सभ्यता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो आप सभी को पता होगा फ्रेंड्स कि सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। अब थोड़ा सा इसका भी थोड़ा सा चीर फाड़ कर ही ले, अगर हम लोग पहुँच ही गए हैं सिंधु सभ्यता की ओर तो थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं, क्या दिक्कत है, लगे हाथ इसको भी साफ कर लेंगे। कह रहे कि सिंधु सभ्यता के निवासी शहरी थे। सिंधु सभ्यता के जो निवासी थे फ्रेंड्स वो शहरी थे। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। ये मृतकों का टीला क्या है, आप सभी कभी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मरे हुए लोगों की बहुत सारे जो शव होते फ्रेंड्स, जो लाश होते वो पड़े हुए मिले हुए थे, इसीलिए मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता मात्र प्रधान थी, ठीक है ना। अगला है कि सिंधु सभ्यता की खोज या हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 में किया गया था। हड़प्पा सभ्यता की प्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने दिया था, चार्ल्स मैसन ने दिया था। अगला पॉइंट है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोजकर्ता जिसने खोज किया था वो दयाराम साहनी थे, ठीक है ना। अगला पॉइंट है कि मनके एवं आभूषण बनाने की तरीके ने चनहुदड़ों से प्राप्त हुआ, यानी कि मनके एवं आभूषण बनाने के जो तरीका था फ्रेंड्स वो चनहुदड़ों में प्राप्त हुआ था। अगला है कि यहाँ पर कुत्ते नहीं यार, जूते होगा, जोते मतलब कि जोते होते ना, जोतना उतना खेत को, अभी जो जुता रहा है खेत उसमें। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। जूते हुए खेत का जो साक्ष्य था फ्रेंड्स वो कालीबंगा से प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से अपरिचित थे। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया आया कि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वो लोहा से अपरिचित थे, इन लोगों ने लोहा के बारे में नहीं जानते थे। अगला पॉइंट है कि सिंधु सभ्यता वस्तु विनिमय माध्यम थी। अगला कि सिंधु सभ्यता समुद्री व्यापार लोथल था। ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में फ्रेंड्स कि सिंधु सभ्यता के जो व्यापार वाला जो स्थल था वो कौन सा है, तो हो जाता है लोथल। अगला प्रश्न है 6 नंबर, जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकर थे। तो जैन परंपरा के अनुसार फ्रेंड जैन के तीर्थकर की बात करें तो ये सबसे लास्ट 24वें नंबर के थे। 24वें, ये अक्षरा हवे, ये नहीं यार, यहाँ पर 18 लिखे थे शायद, हम मिसप्रिंट हो गया, टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। तो ये तीर्थकर जो थे फ्रेंड्स वो 24वें थे। अब लगे हाथ इनको भी थोड़ा सा ख़त्म कर लेते, महावीर स्वामी जी को भी थोड़ा सा, क्योंकि इनसे भी प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इनका कह रहा है कि महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। महावीर का मूल नाम वर्धमान था। महावीर जी का जो मूल नाम था फ्रेंड्स वर्धमान था। महावीर ज्ञातक राजघराने में पैदा हुए थे। ये भी क्वेश्चन अभी एग्जाम में साथ पूछा हुआ था SSC MTS में कि ये किस राजघराने से था। इनसे नहीं पूछा था, जो क्षत्रिय कुल में जन्म लिए थे उनसे पूछा था, ठीक है ना। अगला है कि दिलवाड़ा में सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया गया है। अब ये क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि सबसे प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ बनवाया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दिलवाड़ा में। अगला है कि साल वृक्ष के नीचे महावीर की ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। महावीर जी का जो फ्रेंड्स जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो साल वृक्ष के नीचे हुई थी। अगला है कि महावीर स्वामी का नारा था कि जियो और जीने दो। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि किनका नारा है कि जियो और जीने दो, तो महावीर स्वामी जी का ये नारा है। अगला है कि पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा था। पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला और पत्नी का नाम यशोदा था। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 7, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था। तब मेगास्थनीज की बात करें फ्रेंड्स तो मेगास्थनीज जो आया था वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। किसके दरबार में आया था, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य एक ही जो शासक था जो कि चाणक्य की सहायता से बहुत आगे बढ़ा था फ्रेंड्स, ठीक है ना। अगले पॉइंट की ओर बात करें तो इसके कि मेगास्थनीज की पुस्तिका इंडिका थी। इंडिका नामक पुस्तिका मेगास्थनीज ने लिखा था। प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त ने किया था। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रथम भारतीय साम्राज्य की स्थापना किसने किया था, तो वो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था।
अगला पॉइंट है कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। मौर्य साम्राज्य की प्रचलित थी। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स क्वेश्चन 8 नंबर, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन है? तो ये हो जाता है फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर होने वाला है मुहब्बतुद्दीन तुगलक हो जाएगा। 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान है? दोस्तों इसमें थोड़ा सा मुझे कन्फ्यूज़न हो सकता है, तो मैं इसको बाद में बताऊंगा। जो अगली बार जब मैं क्लास लूँगा तो उसमें मैं आपसे को डिस्कस कर दूंगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 10, गुरु नानक देव ने किसके शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना की थी? गुरु नानक देव ने किसके शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना की थी? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिकंदर लोदी के शासनकाल में इसको किए थे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अब लगे हाथ गुरु नानक देव को भी थोड़ा सा निपटारा कर ही देते, क्योंकि इनसे भी कभी कभी प्रश्न एग्जाम पूछ लिया जाता है, ठीक है ना। तो गुरु नानक देव का जो जन्म था वो 1469 ईस्वी में हुआ था। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक ही थे, जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे, ठीक है ना फ्रेंड्स। अगला करें कि गुरु अर्जुन देव समकालीन थे जहांगीर के। तो गुरु अर्जुन देव जो थे वो जहांगीर के समकालीन थे। अगला प्रश्न है, गुरु नानक देव का जन्म तलवाड़ी में हुआ था। अगला कि किस गुरु को औरंगजेब द्वारा फांसी की सज़ा दी गई थी? तो तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा फांसी की सज़ा दिया गया था फ्रेंड्स, ठीक है ना। ये भी कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 का क्या कर रहा है देखिएगा। तो बात करते हैं फ्रेंड्स 11 नंबर प्रश्न की, कह रहा है कि पलासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? पलासी के युद्ध के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का मीर जाफर को फ्रेंड्स बनाया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 12, 1857 नहीं ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसे कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? 1800 क्रांति का नेतृत्व फ्रेंड्स किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेगम हजरत महल ने किया था। बेगम हजरत महल ने किया था फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 13, कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में कौन थी? कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष 1917 में कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 14, कह रहा है कि जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? जलियांवाला बाग की घटना कब घटित हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी 1919, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था फ्रेंड्स, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, 15 नंबर, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था फ्रेंड्स? तो ये था विलियम वेटिक था। विलियम वेटिक ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं, प्रश्न नंबर 16, भारतीय संविधान में शामिल नीति निर्देशक सिद्धांत के संविधान से प्रेरित है? तो किसके संविधान से फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 17 नंबर प्रश्न कर रहे हैं कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स स्विट्जरलैंड। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला जो प्रथम व्यक्ति था फ्रेंड्स एमंडसन था। थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, एमंडसन ऐसे रहेगा, ठीक है ना, एमंडसन ऐसे रहेगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19, विश्व की सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात की बात करें फ्रेंड्स तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19 का एंजेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा एंजेल, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात कर लेते हैं, प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 कह है कि व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? व्हाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद इंडिगा।
चाणक्य के द्वारा फ्रेंड्स अर्थशास्त्र लिखा गया था, ठीक है ना। अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ओणम त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम त्यौहार की बात करें फ्रेंड्स तो ये केरल में मनाया जाता है। केरल में, केरल इज राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, वीडियो थोड़ा सा लंबा होने जा रहा है फ्रेंड्स, इसलिए मैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को छोड़ते हुए आप सभी को MCQ क्वेश्चन करवा रहा हूँ। 22 नंबर है कि प्रसिद्ध व्यक्ति बिस्मिल्लाह खान किस क्षेत्र से संबंधित हो जाते हैं? तो ये शहनाई वादक से हो जाते हैं। ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा है, सिलेक्टेड और VVI है, ठीक है ना, इसका कोई टक्कर नहीं दे सकते यार। अगले प्रश्न है कि 23 नंबर, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो विश्व बैंक के मुख्यालय की बात करें फ्रेंड्स तो ये हो जाता है वाशिंगटन DC, वाशिंगटन में। अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका के संसद का क्या नाम है? दक्षिण अफ्रीका के संसद का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो उसके संसद की नाम की बात करें तो पार्लियामेंट हो जाता है, पार्लियामेंट ऑप्शन नंबर बी। बंगाल के सांसद को जातीय सांसद कहते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ पर है? दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? काबुल तो आप सभी का अफगानिस्तान के काबुल हो जाएगा, कैनबरा आप सभी को ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा हो जाएगा, बांग्लादेश का ढाका हो जाएगा, तो सियोल जो हो जाएगा फ्रेंड्स वो दक्षिण कोरिया का सियोल हो जाएगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26, ये साइंस का क्वेश्चन लिया गया GS का, करे कि विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो विटामिन B1 की कमी से बात करें फ्रेंड्स तो ये बेरी रोग होता है ना। आयोडीन की कमी से दोस्तों गलगट होता है, विटामिन D की कमी से सूखा रोग होता है, और विटामिन A की कमी से रतौंधी होता है। और जो मधुमेह रोग हो जाता है फ्रेंड्स वो किस कमी से होता है? आप सभी को कमेंट करके बताना है कि जो मधुमेह रोग होता है वो किसके कारण से होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो इस अधिकार की बात करें फ्रेंड्स तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? तो हो जाएगा सोनपुर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर, प्रश्न कर रहा है कि नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति फ्रेंड्स मत्स्य उत्पादन से हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 30 नंबर, विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है फ्रेंड्स आप सभी के लिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, वीडियो ज़्यादा लंबा होने जा रहा है, तो अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आप सभी को वीडियो कैसा लगा एंड में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ा सा हाथों घुमा दीजिए यार, और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो अच्छा लगता है या बुरा लगता है, दोनों बताना है। और आप सभी को अपना सजेशन बताना है कि और अगले वीडियो किस टॉपिक पर लाऊं, ताकि आप सभी को बेहतर ही कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।